हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं PYQ सीरीज़। जी हाँ, PYQ सीरीज़ इन द सेंस है UGC नेट की। जैसे आपको पता है कि जून के एग्ज़ाम 13 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं और डेट शीट 1, डेट शीट 2 मतलब कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की डेट शीट आ चुकी है। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एजुकेशन सब्जेक्ट की और पेपर 1 की PYQ सीरीज़। मतलब मैं आपको आने वाले 10 दिनों में, जब आपका 19 तारीख को एग्ज़ाम है एजुकेशन का, आने वाले 10 दिनों में आपको हर एक दिन बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगी, जिससे कि आप उनको पढ़ें और हो सकता है कि उन क्वेश्चंस में से आपको कुछ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में भी आ जाएं, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। दिन में 2 या 3 मैं वीडियोस बना के शेयर कर दूंगी, क्योंकि लाइव सेशन में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उस वक्त लाइव के जाएंगे तो सिर्फ एक ही वीडियो हो पाएगा, इसलिए मैं छोटे छोटे 2-4 वीडियोस बनाकर आपको शेयर कर दूंगी। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। और सेल्फ लर्निंग के अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो एक बार ज़रूर आप जाकर विज़िट कीजिए। और अगर अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, आपको यूज़फुल लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, बेनिफिशियल लगता है, तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। आज हम बात करेंगे एजुकेशन के पिछले 5 सालों का हम ले रहे हैं। तो 5 साल बैक है ना, 5 ईयर बैक जो क्वेश्चन पेपर हमारे पास आया था 2018-19 का, 17-18 का सॉरी, उसको हमने सबसे पहले लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। इम्पॉर्टेंट होने वाला है सभी एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, दर्शन शास्त्र का अध्ययन भावी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्यों? तो क्यों माना जाता है बताइए। दर्शन शास्त्र शैक्षणिक मुद्दों और अवधारणाओं के बारे में विस्तृत परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। दर्शन शास्त्र एक विवेकशील मनुष्य बनने में मदद करता है। दर्शन शास्त्र शैक्षणिक अवधारणाओं को स्पष्ट करता है। दर्शन शास्त्र शैक्षिक समस्याओं का सही परिप्रेक्ष्य में देखने का ढांचा उपलब्ध करता है। तो देखिए, दर्शन के बिना मेनली बात ये आ जाती है ना कि दर्शन के बिना आपकी ये कहा जा सकता है कि सोचने समझने की शक्ति कोई मतलब नहीं है दर्शन के बिना। इसलिए शैक्षणिक मुद्दों की अगर हम बात करेंगे तो रिसर्च की बात करनी इम्पॉर्टेंट होगी, और रिसर्च की जब बात की जाएगी तो उसके लिए दर्शन की बात इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो इसका आंसर होगा ए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यथार्थवादी शिक्षक के अनुसार शिक्षण अधिगम रणनीति की कौन सी संगति उपयुक्त मानी जाती है? कौन सी उपयुक्त मानी जाती है? शिक्षण अधिगम की रणनीति कौन सी उपयुक्त मानी जाती है, बताना है आपको। तो देखिए, खोजपूर्ण अधिगम है, व्याख्यान देना, प्रेक्षण, अनुदेशन, निर्देशन, है ना। लेकिन आपको यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करने, आपको ये कोड सिलेक्ट करने हैं। जैसे ABCD सही होगा, यानी कि चारों ही सही हैं यथार्थवादी शिक्षण के अनुसार, या फिर BC ये सही है, ABC सही है, या फिर आपका ACD सही है, या BCD सही है। कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, खोजपूर्ण अधिगम तो यथार्थवादी कहते हैं, व्याख्यान देना भी नहीं कहते हैं, व्याख्यान की बात ये नहीं करते हैं, और प्रेक्षण की बात करते हैं। प्रेक्षण मतलब आपका ऑब्जर्वेशन करना, और अनुदेशन निर्देशन की बात करते हैं, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया कि ये सारी चीज़ें हैं, तो आपका A, B और D सही होना चाहिए। तो देखिए, सॉरी, ACD और सही होना चाहिए, तो आपका C आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, एक विचारवादी शिक्षक द्वारा किन विषयों के अध्ययन पर बल दिया जाएगा? विज्ञान, साहित्य, गणित, इतिहास और संस्कृति। देखो, आपको मैं एक तरह से एग्जाम्पल बता रही हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो ये मान के चलिए कि क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं। ये 2017-18 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट इसमें आपको कोड दे रहा है ACD, ABC, BCD
और ABCD। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर दिया हुआ है B, यानी कि BCD। तो क्या क्या है, एक विचारवादी शिक्षक के द्वारा अगर किन विषयों पर अधिक बल दिया जाएगा, तो विज्ञान, साहित्य, गणित, इतिहास, है ना। तो यहाँ पर ये बात मान के चलिए कि एक विचारवादी शिक्षक है ना, जो वो ऐसे विषयों के बारे में बात करता है जो सोचने पर मजबूर करते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा साहित्य होगा, गणित होगा, इतिहास होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या होना चाहिए, B, C और D। ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताती हूँ। कई सारे स्टूडेंट्स ये होते हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग क्या सही है उसके ऊपर टिक कर देते हैं, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है, वहाँ पर जो पूछा जा रहा है ना, आपको उसका आंसर देना है। आप क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, इससे उसका मतलब नहीं है। जो उस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो आंसर क्या है, उसका आपको आंसर देना है। अपनी थॉट प्रोसेस वहाँ पर काम नहीं करानी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। मनुष्य ही सभी वस्तुओं समर्थन कौन सा दर्शन करता है। मनुष्य ही सभी वस्तुएं हैं, यहाँ पर ये होना चाहिए। कौन सा दर्शन करता है, इसका निष्कर्ष इस कथन का कौन करता है। तो देखिए, मनुष्य ही सब कुछ है ना। मनुष्य को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी गई है। मतलब किसी ईश्वर को नहीं माना गया है, किसी तरह का कोई देवता नहीं है, केवल मनुष्य ही है। तो यहाँ पर किस चीज़ की बात की जाएगी, आपका प्रकृतिवाद की बात की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है जैन मीमांसा में सही ज्ञान का आधार क्या है। तो जैन मीमांसा के बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। जैन दर्शन को देखा है आपने, नहीं देखा है तो ये देख लीजिए, यहाँ पर एक वीडियो दिख रहा होगा आपको, और उसमें मैंने जैन दर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो जैन दर्शन को देख लेना। जैन दर्शन द्वंद्वात्मक तर्क की बात करता है, मतलब डुअल वहाँ पर लॉजिक होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा द्वंद्वात्मक तर्क। एक वेदांती शिक्षक निम्नलिखित में से किसका शिक्षण देगा। एक वेदांती शिक्षक है, वेदांत किसने दिया था, मेनली वेदांत की बात हम करते हैं तब किसकी बात करते हैं, हम अद्वैत वेदांत की बात करते हैं, हम वैशेषिक दर्शन की बात करते हैं। ठीक है, और वेदांत के बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अगर नहीं देखा है वीडियो ज़रूर देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, और उसकी लिंक भी मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। ठीक है, तो वेदांती शिक्षक जो है वो किसका शिक्षण करेगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का शिक्षण, प्रौद्योगिकी का, माया का, विश्व इतिहास का, किसका करेगा। तो इसका आंसर होगा B, यानी कि B, C और D। शिक्षण प्रौद्योगिकी का करेगा, माया का करेगा और विश्व इतिहास का करेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक शिक्षा के आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता नहीं देता है। तो इसका आंसर है गांधी जी, क्योंकि टैगोर, अरविंद और विवेकानंद ये सब विज्ञान और प्रौद्योगिकी को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन गांधी जी का कथन ये था कि बेसिक शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। प्राथमिक तालीम है ना, जिसमें उन्होंने कहा था वर्धा योजना, बेसिक शिक्षा, जिसके बारे में कहा था कि भाई थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाएं ताकि उनका माइंड डेवलप हो, है ना। तो वो विज्ञान, आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में बात नहीं करते थे। श्री अरविंद की अतिमानस की अवधारणा क्या है, इसको तात्पर्य समझाइए। तो मानव मस्तिष्क का निरंतर विकास, सतचित और आनंद का संश्लेषण, योग के माध्यम से स्वयं की अनुभूति, पूर्ण अंतः प्रज्ञा की प्राप्ति। तो देखिए, मैं बताऊं आपको, जिस तरीके से सांख्य दर्शन में पुरुष को प्राथमिकता दी जाती है, वैसे ही अतिमानस को प्राथमिकता दी जाती है आपके अरविंद के दर्शन में। अरविंद के बारे में भी शायद मैंने वीडियो बनाया है, और वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी अगर नहीं भी देखा है आपने तो तो इसमें आंसर इसका क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर है A, B और D के बारे में, मतलब मानव मस्तिष्क का निरंतर विकास, सतचित्त और आनंद का संश्लेषण, योग के माध्यम से स्वयं की अनुभूति, और D है पूर्ण
अंतः प्रज्ञा की प्राप्ति। तो केवल सी छोड़ दिया है, योग के माध्यम से स्वयं की अनुभूति। ठीक है, अतिमानस जो है वो किसकी बात करता है? मानव मस्तिष्क के निरंतर विकास की बात करता है, सच्चित आनंद की बात करता है और पूर्ण अंतः प्रज्ञा की बात करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक शिक्षा का वास्तविक मूल्य किसमें निहित है? सभी भारतीयों को शिक्षा प्रदान करना, भारत में 100% साक्षरता प्रदान करना, सभी भारतीयों को कल का अच्छा नागरिक बनाना, सभी भारतीयों के आधुनिकीकरण और आध्यात्मिकरण को बढ़ावा देना। तो सभी भारतीयों को शिक्षा प्रदान करना मेन लोकतांत्रिक शिक्षा का मूल्य है ना। अभी मैंने हायर एजुकेशन के बारे में आपको बहुत सारी वीडियोस पढ़ाए हैं और बहुत सारी हमारी क्लासेस भी हुई हैं, तो उसमें आप जरूर देखिएगा। विधेयात्मक सापेक्षवाद किस में विश्वास रखते हैं? वस्तुनिष्ठ मूल्य में, विषयनिष्ठ मूल्य में, निरपेक्ष मूल्य में, विकासशील मूल्य में। तो इसका आंसर है वस्तुनिष्ठ। ऑब्जेक्टिविटी पे बात करते हैं विधेयात्मक सापेक्षवादी। और विधेयात्मक सापेक्षवादी जो है वो, जब हम भारतीय दर्शन पढ़ते हैं तो भारतीय दर्शन के भी कई पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपके वेस्टर्न फिलॉसफी के होते हैं। तो भारतीय दर्शन में ही जो विधेयात्मक सापेक्षवाद एक दर्शन है, ठीक है, उसके अनुसार किस में विश्वास रखते हैं? तो वस्तुनिष्ठ मूल्य में विश्वास रखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो नहीं अगर लिखा हुआ है तो नहीं को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बारी आंसर्स हमारे इस वजह से रॉन्ग हो जाते हैं क्योंकि हम नहीं पर फोकस नहीं करते, हम बस उसको जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं और उसको आंसर लगा देते हैं। तो शिक्षक सामाजिक परिवर्तन के एक संसाधक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रोन्नति सामाजिक प्रगति का मूलभूत लक्षण है। सामाजिक प्रगति के एक संसाधक के रूप में शिक्षक विद्यार्थियों की मूल्य व्यवस्था को आवश्यक रूप से प्रभावित करते हैं। सामाजिक परिवर्तन में वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रोन्नति का भाव निहित है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है नहीं वाली बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रोन्नति सामाजिक प्रगति का मूलभूत लक्षण है, तो ये बात सही नहीं है। प्रज्ञान और प्रौद्योगिकी एक तरीके से पार्ट माने जा सकते हैं, लेकिन यही मूलभूत लक्षण है, ये बात सत्य नहीं है। नेक्स्ट आता है, सूची 1 और सूची 2 में का मिलान करना है आपको और निम्नलिखित कूट का सही चयन करना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं और बहुत ज़्यादा समय लगता है इनको सॉल्व करने में। चलिए देख लेते हैं, फिर भी हम कोशिश कर लेते हैं। रूढ़िगत पदानुक्रम, मानव संपदा में निवेश, विश्वसनीय ज्ञान निकाय और 4th नंबर पर दिया है राजनीतिक दल। ठीक है, दूसरी सूची में क्या है? सामाजिक व्यवस्था, जाति व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और वैज्ञानिक व्यवस्था। तो अब बताइए इसमें से कैसे कैसे हम मैच करेंगे? तो रूढ़िगत पदानुक्रम ए से हमको सेकंड में मैच करना है ना। तो यहाँ पर आपको कैसे मैच करना, मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ कि यहाँ पर ये देख लो कि इन चारों में से ना कौन सी 2 चीज़ें हैं जो आपकी मैच कर रही हैं, है ना। बाकी सारी चीज़ें तो अलग हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखते हैं रूढ़िगत पदानुक्रम तो किस चीज़ से आता है? रूढ़िगत वैज्ञानिक व्यवस्था से तो आएगा नहीं, आर्थिक व्यवस्था से आएगा नहीं, जाति व्यवस्था से आएगा, सामाजिक व्यवस्था से आएगा। ठीक है, तो पहले का जो है वो किस में आएगा? जातिगत व्यवस्था। रूढ़िगत पदानुक्रम किस में आ रहा है? जातिगत व्यवस्था में। नेक्स्ट आता है मानव संपदा में निवेश। मानव संपदा में निवेश सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था या फिर वैज्ञानिक व्यवस्था। तो मानव संपदा में निवेश की बात कर रहे हैं तो वो किस में आएगा? आर्थिक निवेश, मतलब आर्थिक, अर्थ से समझ में आ रहा। तो देखो 2 ऑप्शन हमारे सही सही समझ में आ रहे हैं। रूढ़िगत जाति से मिल रहा है और मानव संपदा आर्थिक व्यवस्था से मिल रही है। तो अब देख लो इन्हीं से मैच करता हुआ आंसर होगा।
तो देखो आपका जो आंसर नंबर सी है वो हो रहा है, इससे मैच कर रहा है। बाकी देखो तीनों में ही ये चीज़ें गलत मानी जा रही हैं। तो ऐसा होता है जब भी हम मैच कॉलम करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो श्योर पता होती हैं कि ये तो ये इसी का आंसर है, तो फिर हमें उस पर ही जाना है। ठीक है, तो देखो आंसर नंबर सी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्गों के शैक्षिक हितों की प्रोन्नति से संबद्ध है? मतलब शैक्षिक हितों को बढ़ावा देना, प्रोन्नति का मतलब होता है बढ़ावा देना। तो अनुच्छेद 14 जो है वो तो स्कूल फ्री एजुकेशन से संबंधित है, 46 अलग है, 45 अलग है, अनुच्छेद नंबर 30 अलग है। तो पहला काम तो आपको ये करना, मैं तो आंसर आपको बता रही हूँ, अनुच्छेद नंबर 45 आपको क्या करना है, अनुच्छेद 14 जो है उसको सामने लिख लेना। अनुच्छेद 46 किसका है उसको भी सामने लिख लेना। अनुच्छेद नंबर 30 किसका है उसको भी सामने आप लिख लेना। तो ये आंसर नंबर हो गया क्या, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य शिक्षा के साधन के रूप में विद्यालय से संबद्ध नहीं है? ज्ञान, मूल्यों, रीति रिवाजों आदि का संरक्षण, सामाजिक विकास हेतु मार्गदर्शन और सामाजिक समस्याओं हेतु निश्चित समाधान और भावी भूमिका को निभाने हेतु बच्चों का समाजीकरण। तो क्या नहीं है ये बताइए, संबद्ध नहीं है। भावी भूमिका निभाने हेतु बच्चों का समाजीकरण, ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों को में फ्यूचर में किस तरीके से वो काम करेंगे इसको समझाने के लिए उनका समाजीकरण कर लो। तो इसका आंसर नंबर होगा डी, है ना, भावी भूमिकाओं को निभाने हेतु बच्चों का समाजीकरण। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाए। अभी तो आज मैंने 14 ही क्वेश्चन लिए हैं और कल जो नेक्स्ट सेशन में बनाऊंगी उसमें और भी ज़्यादा क्वेश्चन लूँगी। कोशिश करूँगी कि एक पेपर को मैं 2 दिन में ही कंप्लीट कर दूँ। तो ठीक है, तो एक पेपर में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, तो 50-50 क्वेश्चन का एक सेट मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को आपने देखा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना दूसरों के साथ में, क्योंकि जो भी आप जैसे ही स्टूडेंट्स हैं जिनकी एजुकेशन की का एग्ज़ाम होने वाला है तो उनके लिए बहुत अच्छा ये वीडियो होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करती हूँ। बहुत जल्द दूसरा वीडियो भी लेकर आऊँगी, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। 19 तारीख को आपका पेपर है और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेस हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और आपकी जो भी गोल हैं वो आप क्लियर कर लें। ठीक है, ये सारे हमारे कांटेक्ट डिटेल हैं। अगर मुझसे कोई भी तरह से आपको कांटेक्ट करना है तो आप इन सारे मीडिया जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उनसे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।